औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों आज हमारा जो टॉपिक है वो सेकेंड ईयर का है, मैग्नेटिक फोर्स एक्ट ऑन अ चार्ज पार्टिकल। टॉपिक का नाम है मैग्नेटिक फोर्स एक्ट ऑन अ चार्ज पार्टिकल, कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो किस पे एक्ट कर रही है, एक चार्ज पार्टिकल है उस पे एक्ट कर रही है। बच्चों इससे पहले आपने एक टॉपिक पढ़ा है कि मैग्नेटिक फोर्स एक्ट ऑन अ करंट कैरिंग रॉड, कि हमने पहले टॉपिक में एक में पढ़ा था। इस तरह की सिचुएशन थी कि हमने एक रॉड लिया था, उस रॉड को आपने कॉपर रील्स के ऊपर रखा था और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की थी। तो जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की थी तो इस रॉड ने यूं ट्रेवल करना शुरू कर दिया था, ठीक है। जो रेल्स थी कॉपर रेल्स, उनके ऊपर ये रॉड इस तरह मूव कर रहा था। उससे हमने क्या डिटेक्ट किया था कि जब भी हम करंट कैरिंग रॉड को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो मैग्नेटिक फोर्स रॉड के ऊपर लगती है। बेटा एक्चुअली क्या काम होता है कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स रॉड पे लग रही है वो बेसिकली रॉड के अंदर जो नंबर ऑफ चार्जेस होते हैं, करंट की वजह से जो चार्जेस मूव कर रहे होते हैं, बेसिकली ये मैग्नेटिक फोर्स उन चार्जेस के ऊपर लगती है, रॉड के ऊपर नहीं लगती। ठीक है बच्चे, कि हम ये कहते हैं कि वो जो मैग्नेटिक फोर्स हम कह रहे थे रॉड पे लग रही है, वो बेसिकली उस रॉड के अंदर जो नंबर ऑफ चार्जेस हैं और वो फ्लो कर रहे हैं, उन चार्जेस के ऊपर वो मैग्नेटिक फोर्स लगती है, जिसकी वजह से रॉड मूव करता है। यहाँ पर एक चीज और समझनी है आपको बेटा, अगर इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करें कि दो चार्जेस, जैसे मैं ये कहता हूँ कि एक चार्ज ये है और दूसरा चार्ज ये है, इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो आपके पास दो चार्जेस अगर रेस्ट पे हैं तो उन पर भी फोर्स लगेगी, आइदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन। कि आपके पास जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो किसी भी चार्ज के ऊपर वो स्टैटिक उस पर लगती है। लेकिन जब आप बात करेंगे मैग्नेटिक फोर्स की, तो मैग्नेटिक फोर्स जब चार्जेस रेस्ट पे होंगे तो उन पर मैग्नेटिक फोर्स एक्ट नहीं करेगी, मैग्नेटिक फोर्स जीरो होगी। अलबत्ता जब ये जो चार्जेस हैं, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, ये मूव करेंगे, इनकी मोशन के दौरान अगर आप इनको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तब मैग्नेटिक फोर्स इन चार्जेस पे एक्ट करती है। ठीक है बच्चे, अभी तक हमने ये जो चीज पढ़ी है इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। किस तरह कि हमने ये पढ़ा है कि प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि एक मैग्नेटिक फोर्स जो है वो रॉड पे लगती है जब रॉड किसी में करंट फ्लो कर रहा होता है या कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा होता है। तो हम ये कहते हैं आज कि बेसिकली वो जो फोर्स लग रही है मैग्नेटिक फोर्स, वो उस कंडक्टर के ऊपर नहीं लग रही, बल्कि वो मैग्नेटिक फोर्स उस कंडक्टर में मौजूद जो नंबर ऑफ चार्जेस फ्लो कर रहे हैं उन चार्जेस के ऊपर लग रही होती है। और वो फोर्स कब एक्ट करेगी, जब चार्जेस मूव कर रहे होंगे। अगर चार्जेस मूव नहीं कर रहे, इसका मतलब है मैग्नेटिक फोर्स एक्ट नहीं कर रही। अगर चार्जेस मूव कर रहे हैं तो उस पर ये फोर्स एक्ट करेगी और उस फोर्स को कहेंगे मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है बच्चे, उसके बाद हम इसको प्रूव किस तरह करते हैं। हम एक वायर लेते हैं जिस वायर की लेंथ को आप एल कहते हैं। ये एक वायर ले ली, इस वायर की लेंथ को आप एल कहते हैं और इस वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसको आप ए से डिनोट करते हो। एक आपने वायर लेनी है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए होगा और उस वायर की लेंथ आपके पास एल है। अब इस वायर में एन नंबर ऑफ चार्जेस आपके पास मौजूद है, 1 2 3 अप टू सो ऑन, एन नंबर ऑफ चार्जेस इस वायर के अंदर मौजूद है। अब बेटा अगर यहाँ पर करंट फ्लो नहीं कर रहा तो ये जो नंबर ऑफ चार्जेस हैं ये रेंडमली मूव करेंगे। लेकिन हम यहाँ पर ये कहते हैं क्योंकि हमने मैग्नेटिक फोर्स हमने कहा हुआ है कि वो उस टाइम चार्ज पे लगती है जब चार्ज मूव कर रहा होता है, तो लिहाजा हम यहाँ पर ये कहेंगे कि इस वायर में से करंट फ्लो कर रहा है और वायर में करंट के फ्लो करने की वजह से जो चार्जेस की वेलोसिटी है उसको v से डिनोट करते हैं। ठीक है बच्चे, इसको किससे डिनोट करते हैं, v से डिनोट करते हैं। अब इन सारी चीजों को हम लिखेंगे किस तरह, इस सारी चीज को हम लिखेंगे कि कंसीडर a wire having length L and cross-sectional area A. There are n number of charges placed in the wire. There are n number of charges in the wire. As due to current, the charges move with the velocity v. So, उसके बाद आप क्या देंगे, the total number of charges are n. कैसे बच्चे कि इसमें टोटल कितने चार्जेस हैं, 5 चार्जेस हैं, 10 चार्जेस हैं, 50 चार्जेस हैं, जितने भी नंबर ऑफ चार्जेस हैं
उनको आपने किससे डिनोट करना है, n से। तो हमने ये लिख दिया टोटल नंबर ऑफ चार्जेस इज इक्वल टू n। उसके बाद हम इसकी मोशन की बात करते हैं कि ये जो चार्जेस हैं ये मूव कर रहे हैं, तो दे मूव विद सम वेलोसिटी सम स्पीड, ये कुछ वेलोसिटी या कोई किसी स्पीड से मूव कर रहे हैं जिसको हम कहते हैं v, वेलोसिटी ऑफ द चार्ज। हम ये कहते हैं द मोशन ऑफ द चार्ज इज इक्वल टू v, कि ये जो चार्जेस हैं ये मूव कर रहे हैं, इनकी वेलोसिटी आपके पास क्या होगी, v होगी। उसके बाद बेटा हम ये देखते हैं कि जो हम वायर ले रहे हैं इसका वॉल्यूम कितना है, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है। बेटा इसका ये जो वायर है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया a है, और उसको अगर हम लेंथ इसकी l है तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय एरिया क्या होता है, वॉल्यूम आपके पास आ जाता है। तो हम क्या कहेंगे, वॉल्यूम ऑफ द वायर सेगमेंट इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय l। क्योंकि वॉल्यूम लेंथ विड्थ और हाइट के इक्वल होता है, या तो एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ के इक्वल होता है, तो हम वॉल्यूम v लिख देते हैं किसके इक्वल है, a मल्टीप्लाई बाय l। ये आपके पास आ गया वॉल्यूम। अब अच्छा एग्जांपल ये है कि आपके पास ये एक वॉल्यूम है, जैसे मेरे पास ये आपके पास अगर इसको आप वॉल्यूम कंसीडर कर लें, ये इसका वॉल्यूम है, इसके अंदर कितने चार्जेस हैं, 5 चार्जेस हैं। एग्जांपल दे रहा हूं, इसके अंदर कितने चार्जेस हैं, 5 चार्जेस। तो हम ये कहते हैं कि इस वॉल्यूम के अंदर नंबर ऑफ चार्जेस कितने हैं, 5 हैं। तो हम इस वॉल्यूम के अंदर टोटल नंबर ऑफ चार्ज कितने हैं वो चीज चेक करेंगे। तो वो टोटल नंबर ऑफ चार्जेस कितने हैं, n, और किसके अंदर है, वॉल्यूम v के अंदर, यूनिट वॉल्यूम के अंदर, तो उनको हम लिखें NaL। ये NaL क्या चीज है, ये चीज बता रही है कि इस वॉल्यूम, ये जो आपके पास Al वॉल्यूम है या V वॉल्यूम है, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ चार्जेस कितने हैं, NaL। बेटा आपने अमाउंट ऑफ चार्ज नहीं कहा, आपने कहा है कि टोटल नंबर ऑफ चार्जेस, काउंटिंग मतलब 5 चार्जेस हैं, 10 चार्जेस हैं, 50 चार्जेस हैं, वो कितने आपके पास, NaL। The total number of charge particle in unit volume is equals to NaL, के वॉल्यूम यूनिट वॉल्यूम V के अंदर टोटल नंबर ऑफ चार्जेस कितने, NaL। ठीक है। अब बेटा हम बात करते हैं अमाउंट ऑफ चार्ज की। हम किसकी बात करते हैं, अमाउंट ऑफ चार्ज की, कि इस वॉल्यूम के अंदर नंबर ऑफ चार्जेस नहीं बल्कि टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज कितनी है। उसको मैं एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर देखें कि इस वॉल्यूम के अंदर 5 चार्जेस हैं, यानी NaL कितना है, 5 है आपके पास। तो अमाउंट ऑफ चार्ज कितना होगा, आप ये देखेंगे टोटल जो चार्जेस है, नंबर ऑफ चार्जेस है, उनमें से एक चार्ज का के ऊपर चार्ज की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। यानी टोटल नंबर ऑफ चार्जेस NaL है, अमाउंट ऑफ चार्ज के लिए आपको 1 चार्ज की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपके पास टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज डेल Q इन द यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू NaL, ये नंबर ऑफ चार्जेस, ये जो आपके पास है ये आ गया नंबर ऑफ चार्जेस, और इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, चार्ज ऑफ वन, अमाउंट ऑफ चार्ज या एक इलेक्ट्रॉन पे या प्रोटॉन पे कितना चार्ज है उसको हम Q से शो करते हैं, उससे जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ये टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज आ जाएगी। यार बेटा इन दोनों का कांसेप्ट आपके ज़हन में क्लियर होना चाहिए। NaL क्या चीज है, ये नंबर ऑफ चार्जेस है कि वॉल्यूम V के अंदर टोटल कितने चार्जेस हैं, जबकि जब आप इसको Q से मल्टीप्लाई करोगे, Q है अमाउंट ऑफ चार्ज, टोटल नंबर ऑफ चार्जेस को अमाउंट ऑफ चार्ज से मल्टीप्लाई करेंगे तो पता चल जाएगा कि ये टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज कितनी है। एग्जांपल अगर मैं आपको दे दूं, एक क्लास में आपके पास कितने स्टूडेंट्स हैं, 5 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अब हर स्टूडेंट के पास, हर एक स्टूडेंट के पास कितने रुपीस हैं, 10 रुपीस है। हर एक स्टूडेंट के पास कितने रुपीस है, 10 रुपीस है। तो मैं ये पूछूंगा क्लास के अंदर टोटल रुपीस कितने हैं, तो आप ये कहेंगे, आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है उनको मल्टीप्लाई कर देंगे कि हर एक स्टूडेंट के पास कितने रुपीस है, वो आपके पास आ जाएगा 50। 50 आपके पास टोटल नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ चार्ज है, जैसे ये 50 क्या है, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज, 5 क्या है, नंबर ऑफ चार्जेस, और 10 क्या है, ईच स्टूडेंट, हर स्टूडेंट के पास कितने रुपीस है। ठीक है बच्चे।
अब हम यहाँ से इसको अगर इससे एनालाइज कर लें तो हमें ये पता है कि NaL क्या है कि वॉल्यूम V के अंदर टोटल नंबर ऑफ चार्ज कितने, और Q क्या है कि हर चार्ज के पास अमाउंट ऑफ चार्ज, हर चार्ज पार्टिकल के पास कितनी अमाउंट का चार्ज है। तो ये पूरा आपके पास आ जाएगा टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज इन यूनिट वॉल्यूम। ये बेटा लिखने के बाद आप डायरेक्ट आएंगे कि जब ये चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है किसके अंदर, ये मैग्नेटिक फील्ड हमने परपेंडिकुलर अप्लाई कर दी। ठीक है बच्चे, ये आपके पास जो चार्ज पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी v है, उसके अंदर आपने जो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर अप्लाई कर दी। चूंकि मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर अप्लाई कर दी तो मैग्नेटिक फील्ड जो है इस चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगाएगी। ये मैग्नेटिक फील्ड इस पूरे चार्ज के ऊपर, क्या ये जो चार्ज है इसके ऊपर भी मैग्नेटिक फोर्स लगाएगी, इस चार्ज के ऊपर जितने भी चार्जेस हैं उनके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इस वायर के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रही है। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड इस वायर के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रही है ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा हुआ था, द मैग्नेटिक फोर्स ऑन, हम यहाँ पर वायर लिखेंगे या लेंथ लिखेंगे, वायर इज किसके इक्वल होती है, एफ बी इज इक्वल टू आई इंटू एल क्रॉस बी। ये आपने फोर्स निकाली हुई है, एफ बी इज इक्वल टू आई इंटू एल क्रॉस बी। यहाँ पर बच्चे देखिए हमें क्या चीज फाइंड करनी है, हमें करंट की वैल्यू फाइंड करनी है कि करंट कितना है। तो हम जानते हैं कि करंट क्या चीज है, द अमाउंट ऑफ करंट किसके इक्वल है, द नंबर ऑफ चार्जेस फ्लो इन यूनिट टाइम, कि किसी यूनिट टाइम के अंदर किसी वायर से कितने चार्जेस फ्लो कर रहे हैं। तो आई को हम लिख देते हैं I is equal to del Q divided by del T. I is equal to del Q divided by del T. अब ये जो I की वैल्यू है इसको ऊपर इस इक्वेशन में पुट करेंगे, इस I की जगह आ जाएगा del Q divided by del T आ जाएगा, बाकी इक्वेशन उसी तरह रहेगी। देखिए ये इक्वेशन अब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ये क्या बन जाएगी आपके पास, FB is equals to I की जगह del Q divided by del T into L cross B। यहां तक आपके पास ये क्लियर होना चाहिए। उसके बाद बच्चे क्या है, यहां पर कौन कौन सी चीजें अंडा होंगी, आप ये देखेंगे यहां पर हमें डेल क्यू क्या चीज है, डेल क्यू आपके पास टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज इन यूनिट वॉल्यूम वी, के डेल क्यू इस यूनिट वॉल्यूम वी के अंदर कितना चार्ज है। तो हमने निकाला हुआ है कि वॉल्यूम वी के अंदर टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज कितना है, NaLQ। जो मैं ये लिख देता हूं कि हमने ये पहले निकाला, अभी मैंने डिस्कस भी किया था कि इस चार्ज के अंदर टोटल, ये जो वॉल्यूम V है इसके अंदर टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज कितना है, NaL इंटू Q। दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है टाइम, टाइम निकालना है हमने। तो टाइम कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि जब भी चार्ज मूव करते हैं किसी स्पीड के साथ मूव करते हैं तो वो स्पीड कितनी होगी, द स्पीड ऑफ द चार्ज इज, वो स्पीड जिससे चार्ज इस वायर के अंदर मूव कर रहा है, तो स्पीड का फार्मूला लिखेंगे v इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। v किसके इक्वल होगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अब डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक है, वो डिस्टेंस किसके इक्वल है, लेंथ ऑफ द वायर के इक्वल है। किसके इक्वल है बच्चे, लेंथ ऑफ द वायर के इक्वल है। तो डिस्टेंस की जगह आप लेंथ लिख देंगे डिवाइडेड बाय डेल टी एज इट इज। अब जो हमें ये करना है, क्योंकि आपको चाहिए डेल टी है, क्या चीज चाहिए, डेल टी। तो डेल टी जो डिवाइड है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे और v को इधर डिवाइड कर देंगे, डेल टी किसके इक्वल आ जाएगा, l एज इट इज। ये t के की जगह आप क्या आ गया, v आ गया, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई इसको कर दिया मैंने, डेल टी इज इक्वल टू l डिवाइडेड बाय v आ गया। ये एक इक्वेशन आ गई, ये दूसरी इक्वेशन आ गई। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में से ये दोनों की वैल्यू, जहां पर डेल क्यू है वहां पर आप ये वैल्यू लिखेंगे, जहां पर डेल टी है वहां पर ये वैल्यू लिखेंगे। तो इक्वेशन ए में इसको पुट कर दें। इक्वेशन ए क्या बन जाएगी, यहाँ पर डेल क्यू की वैल्यू लिखें और यहाँ पर डेल टी की वैल्यू, तो आपके पास आ जाएगी एफ बी इज इक्वल्स टू डेल क्यू की जगह NaLQ डिवाइडेड बाय डेल टी की जगह L डिवाइडेड बाय V, क्या लिख दिया, L डिवाइडेड बाय V। तो बच्चों यहाँ से
ये एल और ये एल आपस में कैंसिल हो गए, v डिवाइड में ये ऊपर मल्टीप्लाई आ जाएगा, डबल डिवीजन है, ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, एफ बी किसके इक्वल आ जाएगा, एन ए क्यू, ये v ऊपर चला गया, v इनटू एल क्रॉस बी। ये मैंने स्टार यहाँ पर लगाया हुआ इसलिए कि इस चीज को अभी आपने यहाँ पे छोड़ देना है। अब यहाँ से आपने दो चीजें और डिस्कस करनी है, एक v और l। अब चूंकि बेटा यहाँ पर देखें v क्या है, मैग्नीट्यूड है, लेंथ को हम कंसीडर कर रहे हैं वेक्टर, इन दो को सॉल्व करना है, फिर आगे आकर पुट करना है। पहले इन दो को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं बेटा, आपके पास में यहाँ से आपको बता देता हूँ कि लेंथ क्या रखी हुई है, आपने एल रखी हुई है, ठीक है, वायर है, उसकी लेंथ कितनी है, एल है, और इसमें नंबर ऑफ चार्जेस किधर मूव कर रहे हैं, लेफ्ट से राइट मूव कर रहे हैं, इस तरह मूव कर रहे हैं, लेफ्ट से राइट मूव कर रहे हैं। तो आपने इन दो फैक्टर्स को देखना है, v मल्टीप्लाई बाई एल, मैं इसको लिखता हूं v मल्टीप्लाई बाई एल। v क्या है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, स्पीड का मैग्नीट्यूड, या जो आपके पास मोशन है चार्जेस की उनका मैग्नीट्यूड है, जबकि लेंथ को आप वेक्टर कंसीडर कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि आपने यहाँ पर पढ़ा था कि यहाँ पर एल क्रॉस बी है, एल को भी आप वेक्टर कंसीडर करेंगे और बी को भी। अब चूंकि एल को आप वेक्टर कंसीडर कर रहे हैं तो एक वेक्टर में दो चीजें होती हैं, एक उसका मैग्नीट्यूड होता है और एक उसकी डायरेक्शन होती है। हम इस एल को तोड़ के लिखेंगे इसके मैग्नीट्यूड में और इसकी डायरेक्शन में, विच इज इक्वल टू वी एज इट इज, एल वेक्टर है, इसको तोड़ के लिखें, इसका ये मैग्नीट्यूड लिख दिया और इसकी ये डायरेक्शन लिख दी। डायरेक्शन किस चीज से जाहिर होती है आपके पास बच्चे, यूनिट वेक्टर से। तो हमने ये जो वेक्टर है इसको तोड़ के लिखा इसके मैग्नीट्यूड में और इसकी डायरेक्शन में। मैग्नीट्यूड आपके पास ये आ गया और डायरेक्शन आपके पास लेंथ की वो आ गई। अब यहाँ पर अगर आप एक चीज देखें, यहाँ पर आपके जहन में एक चीज आएगी कि लेंथ किस तरफ है, ये आपके पास लेंथ है, और वेलोसिटी किस तरफ है, ये आपके पास देखिए लेंथ और वेलोसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में, यानी जो लेंथ की डायरेक्शन है वही चार्ज में जो चार्ज की मोशन है उसकी डायरेक्शन भी सेम है। इसका मतलब है जो लेंथ का यूनिट वेक्टर है और जो वेलोसिटी का यूनिट वेक्टर है ये सेम डायरेक्शन में। हम इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है, इसलिए हम इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ये लिख देता हूँ लेंथ का जो यूनिट वेक्टर है वो किसके इक्वल है, वेलोसिटी के यूनिट वेक्टर के, क्योंकि चार्जेस इस तरफ मूव कर रहे हैं। हमने यहाँ पर करंट की डायरेक्शन मेंशन किया उस तरफ है, तो यहाँ पर करंट की डायरेक्शन इस तरफ है, इसका मतलब चार्जेस इस तरफ मूव कर रहे हैं। अगर चार्जेस इस तरफ मूव कर रहे हैं तो लेंथ का यूनिट वेक्टर और वेलोसिटी का यूनिट वेक्टर दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस इक्वेशन में v इंटू एल वेक्टर इज इक्वल टू v इंटू एल का मैग्नीट्यूड और एल के यूनिट वेक्टर की जगह v का यूनिट वेक्टर लिख देंगे क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एल के यूनिट वेक्टर की जगह v का यूनिट वेक्टर लिख दिया। ठीक है बच्चे, अब इसको फर्दर आगे लिखें, v इंटू एल इज इक्वल टू, ये v और v मैंने इकट्ठे कर लिए, l यहाँ पर रख दिया। अब बच्चे ये देखें, ये जो दो v आपको नजर आ रहे हैं वेलोसिटी, ये v जो है ये मैग्नीट्यूड है, मैं इसको यहाँ पर कर देता हूँ आपको ताकि समझ आए, ये क्या है मैग्नीट्यूड, और ये v जो है ये यूनिट वेक्टर है यानी डायरेक्शन। ये देखिए ये v मैग्नीट्यूड है और ये v यूनिट वेक्टर है, सेम एज इट इज, कि ये मैग्नीट्यूड है और ये डायरेक्शन है। अब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को आप सिंगल वेक्टर लिख सकते हो, जैसे मैं यहाँ पर लिख दूं, अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी का यूनिट वेक्टर आ जाए तो आप एक वेक्टर फॉर्म में इसको लिख सकते हो सिंगल। तो हम इसको, ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है और ये यूनिट वेक्टर है उसकी डायरेक्शन, इनको मिला के हम सिंगल वेक्टर लिख देते हैं, v वेक्टर मल्टीप्लाई बाय लेंथ। अब ये दो चीजें कहां से आई थी, ये चीजें ये दो, ये मैंने यहां से लिखी थी, तो मैं दोबारा लिख देता हूं, यानी यहां से ये पता चला कि ये जो v मैग्नीट्यूड है और जो लेंथ वेक्टर है, इन दोनों की जगह आप v वेक्टर और लेंथ लिख सकते हो। तो अब मैं इसको यहां पर लिखूंगा f v इज इक्वल टू n a q v l मल्टीप्लाई बाय b। अब ये देखिए v इंटू लेंथ, v इंटू लेंथ जो है इसकी जगह आप लिख देंगे v वेक्टर मल्टीप्लाई बाय लेंथ लिख दोगे। तो v इंटू लेंथ की जगह मैंने लिख दिया v वेक्टर
मल्टीप्लाई बाय लेंथ लिख दी, लेंथ को बाहर लिख दिया, तो ये आपके पास फोर्स आ गई, मैग्नेटिक फोर्स ऑन ऑल चार्जेस। ये आपका है फिजिकल NaQ L into V क्रॉस B। ये बेटा आपके पास कौन सी फोर्स है? ये वो मैग्नेटिक फोर्स है, ये जो इसके अंदर जितने नंबर ऑफ चार्जेस हैं इनके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लग रही है वो ये आपके पास है। ठीक है, अब बेटा इसको आपने ये करना है कि इस मैग्नेटिक फोर्स को सिंगल चार्ज के लिए आप फाइंड करेंगे। बेटा देखिए, अगर आपके पास 100 रुपीज है, क्लास में 10 स्टूडेंट है, तो आप हर एक को कितना देंगे? 10-10 रुपीज। किस तरह देंगे? आप 100 को डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे। इसी तरह ये टोटल मैग्नेटिक फोर्स है तमाम चार्जेस के ऊपर, तो इसको सिंगल चार्ज में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको टोटल नंबर ऑफ चार्जेस से डिवाइड कर देंगे, तो वो आपके पास मैग्नेटिक फोर्स ऑन सिंगल चार्ज क्या आ जाएगी? मैग्नेटिक फोर्स ऑन सिंगल चार्ज इज इक्वल टू फोर्स ऑन ऑल चार्जेस, जो हमने ये निकाली हुई है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ चार्जेस इन यूनिट वॉल्यूम, कि वो चार्जेस जो यूनिट वॉल्यूम के अंदर है उसको आप देखें किसके इक्वल है? V is equal to NaQL into V cross V। the number of charges in unit volume हमने ये निकाले हुए, the number of charges in unit volume NaL निकाले हुए, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका FV is equal to Q into V cross V। ये आपके पास मैग्नेटिक फोर्स आ जाएगी ऑन सिंगल चार्ज, कि एक चार्ज के ऊपर कितनी मैग्नेटिक फोर्स लगती है। अब चूंकि मैग्नेटिक फील्ड आपके पास मैग्नेटिक फोर्स किसके इक्वल आ गई? Q into V क्रॉस B। यहाँ से ये नजर आता है कि जो मैग्नेटिक फोर्स है ये 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। एक, नंबर ऑफ चार्ज पे। अगर बच्चे आपके पास चार्ज क्या है? 0 है, इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगी? 0। इसका मतलब बॉडी कौन सी है? न्यूट्रल है। ठीक है, नंबर ऑफ चार्ज पे डिपेंड कर रही है। और दूसरे नंबर पे मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड कर रही है? वेलोसिटी पे, मोशन पे, कि चार्ज के साथ साथ चार्ज मूव करना चाहिए। और तीसरे नंबर पे ये किस पे डिपेंड करती है? स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पे, कि अगर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होगी? ज्यादा होगी। इसके अलावा जो मैग्नेटिक फील्ड है दो चार्जेस के लिए है, इलेक्ट्रॉन के लिए और प्रोटॉन के लिए। इलेक्ट्रॉन के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी? इलेक्ट्रॉन के लिए मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू होगी -E इंटू V क्रॉस B। ये चार्ज की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव। और इसी तरह प्रोटॉन के लिए कितनी होगी? प्रोटॉन के लिए इसकी वैल्यू होगी मैग्नेटिक फोर्स की +E इंटू V क्रॉस B। अब अच्छा आपको पता है कि अगर क्रॉस प्रोडक्ट है तो उसको अगर आप फर्दर एक्सपेंड करें तो आपका मैग्नेटिक फोर्स क्या आएगी? Q इंटू V क्रॉस B। V मैग्नीट्यूड, B का मैग्नीट्यूड sin थीटा और साथ L यूनिट वेक्टर। ये पूरा आपके पास मैग्नीट्यूड है, और ये क्या चीज शो करता है? डायरेक्शन शो करता है कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स है किस डायरेक्शन में लगेगी। ठीक है बच्चे, अब हम देख लेते हैं मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम कब है और मिनिमम कब है। बेटा देखिए, ये sin थीटा से हमें पता चलेगा, अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड और मोशन ऑफ चार्ज इन दोनों के दरमियान एंगल 90 डिग्री बने, तब आपके पास मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम होगी। इसका मतलब है अगर मैग्नेटिक फोर्स और मोशन ऑफ चार्ज एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, इस तरह हो परपेंडिकुलर, तो उस टाइम मैग्नेटिक फोर्स क्या होगी? चार्ज पे मैक्सिमम होगी। दूसरे नंबर पे मिनिमम मैग्नेटिक फोर्स। मिनिमम मैग्नेटिक फोर्स कब होगी? जब मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज के दरमियान एंगल 0 बनेगा, यानी ये एक दूसरे के क्या होंगे? पैरेलल होंगे। उस टाइम मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। बेटा अब यहाँ पर मैंने ये बनाया बताया कि मैग्नेटिक फोर्स किस तरह मूव लगती है, कि चार्ज के ऊपर उसको परपेंडिकुलरली मूव करवाती है। इसका मतलब है जो चार्ज है वो मैग्नेटिक फील्ड में कोशिश करता है कि वो सर्कुलर पाथ में मूव करना शुरू कर दे, ताकि मैग्नेटिक फोर्स पर कौन सी लग रही है? परपेंडिकुलर लग रही है। इस तरह चार्ज यहाँ पर आ रहा है, मैग्नेटिक फोर्स एक्ट कर रही है, तो ये चार्ज इस तरफ मूव करेगा पर सर्कुलर पाथ में। नेक्स्ट, जो मैग्नेटिक फोर्स लग रही है, इस मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? बेटा मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन के लिए आपके पास राइट हैंड पाम रूल भी है, उसके बाद फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी है, तो ये दो डिस्कस भी हो सकते हैं, हो चुके हैं।
राइट हैंड पाम रूल क्या है कि अपने राइट हैंड को इस तरह प्लेस करें कि ये जो फिंगर्स हैं ये इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो, थंब किसकी डायरेक्शन में हो, करंट की डायरेक्शन में हो, तो पाम का जो परपेंडिकुलर है ये आपके पास फोर्स की डायरेक्शन को शो करेगा। ठीक है बच्चे। और इसके अलावा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल वो 10th में आप लोग डिस्कस कर चुके हो। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से डिस्कस कर लें इसकी डायरेक्शन, या राइट हैंड पाम रूल से डिस्कस कर लें, ये आप तक है। तो ये आपका टॉपिक था फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। तो आज के लिए बेटा इतना ही। अल्लाह हाफिज।